हेलो दोस्तों, कैफे आईएएस में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सोलर सिस्टम से, रेडिएशन से, उनके रोटेशन और रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसके साथ साथ हम उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कि अपीयर हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में, यहाँ देखिए वो कह रहा है कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन, यानी जून के फर्स्ट हाफ में, जून के सेकेंड हाफ में, जुलाई के फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में जुलाई के में। देखिए बहुत से लोगों को ये बड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, बहुत लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये क्वेश्चन, और काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन लग रहा होगा कन्फ्यूजन के पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें से कौन सा ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमारे और भी आने वाले क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे और अपकमिंग एग्जाम्स में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो यू वुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट। पहले देखिए अर्थ का ये रिप्रेजेंटेशन है स्फीयर, हालांकि जियोइड शेप होता है अर्थ का, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एक सर्कल की तरह लेते हैं समझने के लिए। तो देखिए ये प्लेन है अर्थ के ऑर्बिट का, और ये वर्टिकल लाइन अगर हम डालें अर्थ के ऑर्बिट प्लेन पे तो ये है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके ज्योग्राफिक पोल हैं। तो इस पोल के साथ इंक्लिनेशन इस वर्टिकल लाइन का 23.5 डिग्री का है। थोड़ा सरल भाषा में समझें तो अर्थ का जो टिल्ट है वो 23.5 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23.5 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ में होता है सेम लैटिट्यूड पे, 23.5 लैटिट्यूड पे। और ये वाला जो सर्कल होता है 66.5 डिग्री का सर्कल होता है। इसके बियॉन्ड जो भी रीजन्स होते हैं ये हमारे आते हैं आर्कटिक सर्कल में। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब रोटेशन आपको पता है कि अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, यानी मूवमेंट जो होता है अर्थ का अपने एक्सिस पे, उसको कहते हैं हम रोटेशन। तो वो डे एंड नाइट का रीजन होता है। जैसे कि यहाँ अपना अर्थ रोटेट कर रही है, ये सन है, तो जो भी एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो जहाँ जहाँ पे इसकी अर्थ पे सन की रेस जाएंगी वो एलिमिनेटेड रीजन होगा, यानी कि वहाँ पे डे होगा, और दूसरे रीजन में होगा नाइट। तो रोटेशन की वजह से क्या होते हैं डे एंड नाइट। दूसरा इसका मोशन है वो है रिवॉल्यूशन। अर्थ के अराउंड जो मूवमेंट होता है एक स्पेसिफिक पाथ में, एक ऑर्बिट में, इलेप्टिकल ऑर्बिट इस तरह का ऑर्बिट होता है, तो उस तरह का मूवमेंट होता है ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इसकी वजह से सीजन्स होते हैं कि अगर दूर है तो विंटर है, पास है तो समर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से अर्थ यहाँ पे रोटेट भी करती रहती है साथ में और रिवॉल्व भी करती रहती है सन को। और टिल्ट है एक कॉन्सेप्ट और है टिल्ट, जो टिल्ट हमने बात की थी, ये टिल्ट कॉज करता है सीजनल वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। कैसे करता है वो हम नेक्स्ट में सोलिस्टिस के कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं। देखिए आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है इक्विनॉक्स कंडीशंस का, समर सोलिस्टिस का और विंटर सोलिस्टिस का। तो लेट्स स्टार्ट विद द 21 जून। देखिए 21 जून को क्या होता है, सन की जो रे है, अर्थ टिल्ट आपको दिख रहा है, अर्थ टिल्टेड है, तो यहाँ पे इस डेट में 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ, सन की जो रे हैं वो डायरेक्टली किस पे पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ये इस एरिया में ज़्यादा हीट मिलेगी, और ये टिल्टेड है आपका नॉर्थ पोल, और ये पूरा एरिया देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इल्यूमिनेटेड है। तो यहाँ पे 6 मंथ्स तक डायरेक्ट रेज पड़ती रहती हैं इस वाले रीजन में, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। यहाँ पे थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होगी इस रीजन में, लेकिन ये कंटिन्यूसली 6 महीने तक इल्यूमिनेट होता रहता है। रीजन क्या है, टिल्ट, और सीजन कौन सा है, समर। ठीक है, जून नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन वही होता है, मई जून, क्योंकि टिल्ट होता है, डायरेक्ट सनरेज भी पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो 21 जून है यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होता है, यानी आपकी क्योंकि रिसीव करता है ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा हीट, तो लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं। अगर हम कंडीशंस इनको रिवर्स कर दें, विंटर में कर दें, तो ये क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के विंटर में क्या होगा, जो विंटर सॉलिस्टिस की कंडीशन होगी वो होगी 22 दिसंबर को। और यहाँ पे देखिए ये रीजन डार्क शेडेड है क्योंकि यहाँ पे सन की रेज पहुँच नहीं पा रही हैं। यहाँ पर सन की रेज किस पर डायरेक्टली पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे यहाँ पे। तो ये वाले रीजन में साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट होगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो समर कंडीशन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में थी, अब विंटर सॉलिस्टिस के दौरान यहाँ पर 22 दिसंबर में ये समर कंडीशन होंगी साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो जब समर्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर है, विंटर होंगी साउदर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो कि पूरा आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल में डार्क रहेगा, लेस सनलाइट होगी। और विंटर सॉलिस्टिस की कंडीशन के दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब होंगी विंटर सॉलिस्टिस की कंडीशन, उसी ड्यूरेशन में साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगी। ठीक है, और इसके अलावा 2 और डेट्स हैं। इन कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी पोल है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इंक्लाइंड नहीं होता। देखिए समर सॉलिस्टिस में नॉर्थ पोल इंक्लाइंड था, विंटर सॉलिस्टिस में ये साउथ पोल इंक्लाइंड है सन की तरफ। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में, इक्विनॉक्स वाली कंडीशंस में, कि कोई भी पोल सन की तरफ इंक्लाइंड नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होगी। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। जैसे हमने बात की थी समर सॉलिस्टिस के 21 जून की कंडीशन में,
जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ, हमने देख लिया था ऐसे टिल्टेड था वो, और जो सन की रेज हैं दे फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो दिस एरिया, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एरिया, यहाँ से लेके ऊपर तक एरिया, इट रिसीव्स मोर हीट कंपेयर टू द साउदर्न हेमिस्फीयर। सो लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून को और शॉर्टेस्ट नाइट होती है इन प्लेसेस पे, ठीक है। अब ना 21 जून को जो कंडीशन हो रही है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि लॉन्गेस्ट डे किस में होता है, सेकेंड हाफ जून में या फर्स्ट हाफ जून में? तो सेकेंड हाफ जून में ऑब्वियसली, क्योंकि जून के बाद कंडीशन ऐसी हो रही है कि जब हमारी मोर सनलाइट रिसीव हो रही है, तो इट इज द सेकेंड हाफ द मंथ ऑफ जून वेयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर एग्जिस्ट लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। अब पोल्स की भी बात करें, पोल्स की हमने बात कर ली थी कि पोल्स में हीट मिलेगी पर दे रिसीव लेस हीट, क्योंकि सन की जो रे हैं वो डायरेक्ट नहीं है, स्लैंटिंग रे हैं, यानी टेढ़ी रे हैं। तो प्लेसेस बियॉन्ड दिस आर्कटिक सर्कल, देखिए यहाँ देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल वाली कंडीशन है इसमें लेस हीट है, क्योंकि स्लैंटिंग रे हैं, डायरेक्ट रेस कहाँ पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो स्लैंटिंग रे हैं लेकिन लगातार इल्यूमिनेट हो रहा है ना, रेस तो आ रही है, इस पे कम हीट मिल रहा है लेकिन लगातार ये इल्यूमिनेट रहेगा। तो 6 मंथ्स तक ये नॉर्थ पोल पे लाइट रहती है। सो प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। अब नॉर्थ पोल की बात करें, द नॉर्थ पोल इज ऑल्सो इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, हेंस प्लेसेस, हाँ ये ठीक है, यही सेम हमने बात की थी। सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज द समर रीजन ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जो हमने समर सोलिस्टिस में विंटर सोलिस्टिस दोनों को हमने डिटेल से देखा था, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। विंटर सोलिस्टिस में क्या होता है, सारी कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल की बजाय अब साउथ पोल का इंक्लिनेशन हो जाता है सन की तरफ, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया। नाउ कम टू द आंसर। तो आंसर इसका क्या होगा, वेरी ऑब्वियस, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अ पर्सन स्टूड अलोन इन अ डेजर्ट ऑन ए डार्क नाइट वांटेड टू रीच हिज विलेज विच वाज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर ही इज स्टैंडिंग। कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसके पास डायरेक्शन देखने के लिए, पर उसको पोल स्टार पता है। सो मोस्ट कन्वीनियंट वे क्या होगा, ठीक है। पहले तो इसके लिए हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, कौन कौन सी कहाँ होती है। ये आपकी हो गई नॉर्थ, यहाँ पे हो जाता है आपका साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट। अब यहाँ पे कहा है कि 5, यहाँ पे कोई पर्सन लेट्स से सपोज खड़ा हुआ है, अब ये 5 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, उसका होम है 5 किलोमीटर ईस्ट में, तो उसको यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है। तो इसमें आपको डायरेक्शन के अलावा एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए कि पोल स्टार किसको डायरेक्ट करता है, नॉर्थ में, ठीक है। अगर हम देखें जो पोल स्टार है, नॉर्थ स्टार, पोल स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है तो क्या होगा, पोल स्टार को अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड पे रखूंगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये पर्सन है, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हो गया राइट हैंड। अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं नॉर्थ स्टार को, पोल स्टार को अपने लेफ्ट हैंड पे रख रहा हूँ। तो अगर मैं इधर मूव करता जाऊँ तो अपने घर पहुँच जाऊँगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं नॉर्थ पोल स्टार को, जो कि नॉर्थ में होता है, इंडिकेट करता है नॉर्थ को, अगर मैं उसको अपने लेफ्ट हैंड पे रख रहा हूँ और मूव करता रह रहा हूँ तो मैं ईस्ट में यानी अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बस डायरेक्शन पता होना चाहिए और एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि पोल स्टार डायरेक्ट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। सो आंसर इज योर सी। नाउ कम टू द अगेन सिमिलर क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, ये 2019 में पूछा था। ऑन 21 जून द सन की क्या कंडीशन होती है, वैसे हम देख लेते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 21 जून को सन की जो रे है वो डायरेक्टली किस पे पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ये पूरा जोन है, आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक सर्कल है, उस पर स्लैंटिंग रेज होती हैं, लेकिन ये लगातार कंटिन्यूसली ये इस पर इल्यूमिनेट करती रहती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। बिल्कुल ठीक लग रहा है। आर्कटिक सर्कल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यही तो कह रहे हैं कि सन की रेज लगातार बनी रहेंगी, सन होराइजन से नीचे नहीं जाता, सनसेट ही नहीं होता यहाँ पे, तो लगातार सन की रेज रहती हैं इस रीजन में। सो सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। तो पहला ऑप्शन ही आपका ठीक है, जो कॉन्सेप्ट में भी हमने देख लिया था। सो योर आंसर इज ए, ठीक है। थोड़ा सा वही चीज़ मैंने रिपीट कर दी यहाँ पे, अगर आपको और देखना हो तो आप पॉज करके ये वाला देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। देखिए डे नाइट रोटेशन से होती हैं, हमने देख लिया था। रिवॉल्यूशन से क्या होता है, सीजन। लेकिन जो लेंथ होती है डे टाइम की, नाइट टाइम की, उसमें वेरिएशन किससे आता है, टिल्ट से।
कैसे आता है? टिल्ट था तभी तो वो 6 महीने तक लगातार उस पर डे बना रहा है उस आर्कटिक सर्कल में, करेक्ट। तो जो टिल्ट की वजह से चेंज हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है डे टाइम में और नाइट टाइम में, वो टिल्ट की वजह से हो रहा है। समर में अलग होगा, विंटर में अलग होगा, तो सीजनल वेरिएशन आ रहे हैं। तो सीजनल वेरिएशन पूछ रहा है एक पूछ रहा है वेरिएशन पूछ रहा है डे एंड नाइट टाइम में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग जाएंगे? एक तो रिवॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, एक यहाँ पे टिल्ट वाला ऑप्शन लगेगा। अब लेट्स सी द ऑप्शंस। तो क्लियरली हमें डी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ये वाली कंडीशंस को। तो आंसर वुड बी डी, करेक्ट। ये फिर से मैंने एक थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दी है, आप पॉज करके इसको पढ़ लें, ठीक है। ये वैसे हमने बहुत अच्छे से ये सारी डिस्कस कर ली है। नाउ लेट्स मूव टू ये 2013 का क्वेश्चन था यूपीएससी प्रीलिम्स का। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चंस। इसमें स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। देखिए, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं और ओशन होते हैं, ये वाटर बॉडीज हैं ओशियंस, और कॉन्टिनेंट में क्या है? लैंड होती है लिबरल। इससे पहले वीडियो को आप देखेंगे, जियोग्राफी वाले वीडियो को, जहाँ पर मैंने इक्वेटोरियल क्लाइमेट डिस्कस किया है, वहाँ पर लैंड, सी ब्रीज, लैंड की स्पेसिफिक हीट, ये सब बातें की हैं। तो लैंड होती है लिबरल, यानी कि ये जल्दी ठंडी भी होती है, जल्दी गर्म भी होती है। तो ये विंटर हो या समर हो, दोनों ही केस में क्या होगा? इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। ऐसे ही ओशन के केस में क्या होगा? ओशन की बात करेंगे तो इसका डे एंड नाइट का कॉन्ट्रास्ट कम रहेगा। अब सीजन्स की बात कर लेते हैं। कॉन्टिनेंट और ओशियन में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट समर में ज़्यादा होता है। देखिए, समर में जल्दी गर्म होगी कॉन्टिनेंट की लैंड, और कंपेरेटिवली लैंड ओशन धीरे धीरे गर्म होंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट आएगा। अब विंटर के केस में बात करें तो लैंड बहुत जल्दी ठंडी होगी और ओशन धीरे धीरे ठंडा होंगे, तो कॉन्ट्रास्ट आएगा। तो ये लगभग सिमिलर कॉन्ट्रास्ट रहेंगे। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें कि डे नाइट कॉन्ट्रास्ट की नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो समर में ज़्यादा होता है, विंटर में कम होता है। ऐसा तो नहीं है, समर में भी वही जल्दी गर्म होगी और विंटर में जल्दी ठंडी होगी, तो कॉन्ट्रास्ट तो लगभग सेम ही रहेगा। तो ये पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस, यानी कि जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि 1 यूनिट है आपका वाटर, 1 मास यूनिट है वाटर। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मुझे जितनी हीट की ज़रूरत है उसको कहता हूँ मैं स्पेसिफिक हीट। तो पानी धीरे धीरे ठंडा होता है तो ज़्यादा हीट लगेगी मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो ज़्यादा होती है और लैंड की कम होती है, यानी पहला गलत है स्टेटमेंट, सेकंड इज राइट। सो आंसर आपका है डी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द 63 क्वेश्चन जो सेट ए में अपीयर हुआ था। ये है यूपीएससी के प्रीलिम्स के 2023 में पूछा गया था। इसमें क्या है? द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। रेन फॉरेस्ट जहाँ मिलते हैं उस क्लाइमेट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसमें ये मैंने कैटेगोरिकली ये वाली चीज़ें डिस्कस की थी। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा। पहला स्टेटमेंट देखिए, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कैटेगोरिकली मैंने बताया है कि लगातार पानी पड़ता है, वाटरफॉल होता है, यानी कि रेनफॉल होता है हर आफ्टरनून में, लगभग हर आफ्टरनून में हैवी रेनफॉल होता है। तो लीच हो जाते हैं जो मिनरल्स होते हैं, वो सॉल्युबल मिनरल्स हैं, वो ड्रेन अवे हो जाते हैं पानी के साथ, तो वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं होती। पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्लियरली रॉन्ग। सेकेंड, हाई टेम्परेचर होता है, यस। मॉइस्चर होता है हाई, यस। तो ये कंडीशंस क्या है? डिके के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशंस में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होता है क्विकली, बिल्कुल ठीक है, डिकम्पोज क्विकली होता है, लेकिन वॉश अवे हो जाते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। तो इसमें क्या होगा? पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। सो योर आंसर वुड बी, यहाँ पे होगा डी, डी इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाई क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स द सोलर रेडिएशन एंड, ये हीट बजट की बात कर रहा है। हीट बजट में ये एक आधी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। 2022 में ये पूछा गया था प्रीलिम्स में। पहला कुछ स्टेटमेंट कहता है कि हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। और दूसरे में पूछा है कि लो क्लाउड्स, जो लो क्लाउड्स होते हैं ना, जो थिक क्लाउड्स होते हैं, दे हैव द हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस दस कॉजिंग वार्मिंग इफेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि सन की जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस आ रही है ना, वो हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस होती हैं। ये आपकी लैंड है और यहाँ पे आपके लो लेवल वाले क्लाउड है, यहाँ पे हाई लेवल वाले क्लाउड है। अब देखिए हाई लेवल वाले जो क्लाउड होते हैं
वो होते हैं थिन क्लाउड्स, ये होते हैं आपके थिक क्लाउड्स, करेक्ट। तो जो थिन क्लाउड्स होते हैं और ये हाई इंटेंसिटी की रेडिएशंस होती हैं, तो ये पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। हाई जो क्लाउड्स हैं दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन। अब यहाँ पर जैसे ठीक है, यहाँ पर नहीं कर पाते। अब थिक में आएंगे तो थिक वाले जो लोअर लेवल के क्लाउड्स हैं, लो क्लाउड्स हैं, दे रिफ्लेक्ट, ठीक है, दे रिफ्लेक्ट अराउंड 25% ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि 100 यूनिट अगर सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशंस आ रहे हैं, इनको रिफ्लेक्ट कर देता है 25%, इनमें से 25 यूनिट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं लो लेवल के थिक क्लाउड्स, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे पहुंची जमीन पे, शॉर्ट वेव ये रेडिएशन यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद अर्थ ने एब्जॉर्व किया या कुछ किया, फिर ये रेडिएट बैक करता है नाइट में, यानी नाइट में इससे हीट निकलती है, रेडिएट वापस करता है। तो यहाँ पे जो आएंगे, जो थिन क्लाउड्स तक अगर जैसे पहुँचते हैं, क्योंकि अब इनकी एनर्जी हो गई है कम, इन रेडिएशंस की, जो रेडिएशन से अर्थ से वापस जा रहे हैं, इनकी एनर्जी हो गई है कम अभी, तो जो थिन क्लाउड्स हैं वो उल्टा एब्जॉर्व कर लेते हैं इनको, तो ये वार्म करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट उल्टे हो गए हैं, तो ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक। हाई क्लाउड्स के देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन मैंने क्लियरली दी गई कि जो भी क्लाउड हीट करेगा या कूल करेगा सरफेस को, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि क्लाउड की एल्टीट्यूड क्या है, यानी ऊंचाई क्या है, उसका साइज क्या है और किस तरह के पार्टिकल से वो बना हुआ है। लेकिन स्टेटमेंट 1 को यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो हाई थिन क्लाउड है वो ट्रांसमिट कर देते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं। और जो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, जो नाइट में रेडिएट बैक करती है अर्थ, उनको ट्रैप कर लेता है, तो वो कूल के बजाय वो वार्म करते हैं सरफेस को, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। और जो थिक क्लाउड्स हैं वो 27% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वे कूल डाउन जो करते हैं सरफेस को कूल करने में हेल्प करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे जो गिवन थे क्वेश्चन में। सो आंसर वुड बी योर डी, नाइदर 1 नॉर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2013। अगेन आई एम सेइंग रेफर टू द इक्वेटोरियल क्लाइमेट लेक्चर। छोटा सा लेक्चर है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। अभी उसमें क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स के, वो क्या हैं? प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस कैनोपी। इसमें हमने इमर्जेंट ट्रीज के बारे में भी बात की थी। एक कैनोपी यानी अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, लेयरिंग पेक्युलर लेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बारे में बात की। तो कैनोपी बनती है विद क्राउन्स फॉर्मिंग ए कैनोपी, उनका टॉप एक कैनोपी की तरह बना लेता है अलग अलग ट्रीज का। तो बिल्कुल ठीक है। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, लग्जूरियस वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, तो स्पीसीज भी बहुत सारी होते हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, बहुत सारी स्पीसीज को सपोर्ट करता है। बिल्कुल ठीक है, ये कॉमन सेंसिकल भी है। थर्ड में प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपीफाइट्स। एपीफाइट्स की भी मैंने बात की थी कि ये कोई आपका होस्ट ट्री है, इस ट्री से सहारा लेके फिजिकल थोड़ा सपोर्ट लेके इस पे वाइन है या कोई छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो बढ़ते हैं, उनको कहते हैं एपीफाइट्स। उनकी एक स्पेशल फीचर क्या होता है कि वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इस जो होस्ट प्लांट को वे हार्म नहीं करते हैं, करेक्ट। तो एपीफाइट्स भी होते हैं। सो तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। सो आंसर वुड बी 1, 2 एंड 3, करेक्ट। तो ये हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया। नाउ ये भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट से रीजन, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन हॉट वेट क्लाइमेट है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा आंसर। उसमें उस वाले लेक्चर में भी मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस वाले लेक्चर में भी स्पेसिफिकली इक्वेटोरियल क्लाइमेट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है। तो देखिए आप छोटे से टॉपिक से 20-25 मिनट से आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और यूपीएससी रिपीट करता है, बार बार पूछता है, ये भी आपने देख लिया होगा। तो स्टेटमेंट क्या है? ईच डे इज मोर और लेस द सेम, मॉर्निंग इज क्लियर ब्राइट विद द सी ब्रीज। सी ब्रीज होती है डे में, ये भी लैंड एंड सी ब्रीज में उसी लेक्चर में मैंने बहुत स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि दिन में क्या होता है कि लैंड हो जाती है गर्म कंपेयर टू सी, क्योंकि सी की स्पेसिफिक हीट बहुत है। तो यहाँ पे हो जाता है हाई प्रेशर और लैंड पे हो जाएगा लो प्रेशर। यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड ब्लो करेगी, यानी कि सी से लैंड की तरफ विंड ब्लो करेगी। तो इस विंड को कहते हैं हम सी ब्रीज। तो सी ब्रीज होगी दिन के टाइम पे, बिल्कुल ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ईच डे मोर और लेस सेम, दिन और रात बराबर होते हैं, कोई समर विंटर जैसा कोई डिस्टिंक्ट सीजन नहीं होता, ठीक है। हीट बहुत होती है, डार्क क्लाउड्स बनते हैं, और जनरली आफ्टरनून में थंडर और लाइटिंग के साथ रेनफॉल होता है, और जो कि जल्दी ही खत्म हो जाता है, लगभग हर आफ्टरनून में ऐसा होता है। क्लियरली हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। ये आंसर वुड बी बी। ये वाला आंसर भी आप इजीली दे सकते हैं अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से देखा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। देखिए फिर से रिपीट इसी तरह के क्वेश्चंस करता है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरिया। वही लैंड एंड सी ब्रीज कॉन्सेप्ट, वाटर और लैंड की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, थर्मल डिफरेंसेस होते हैं।
हमने बात ही कर ली थी। तो जो इंटीरियर है कॉन्टिनेंट के, उनमें रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई होती हैं और कोस्टल एरियाज में कम होती हैं। क्यों? थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर ठीक लग रहा है, ठीक है। बाकी थी ना, ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? लेट्स लर्न अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि थर्मल स्पेसिफिक हीट की हमने बात की थी, लैंड एंड सी ब्रीज की कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी, तो इसलिए इसमें वो सारा आ जाता है। तो आंसर वुड बी 1 ओनली। सेकंड क्यों नहीं होगा कि एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, तो वेरिएशन में, एल्टीट्यूड में वेरिएशन हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो कॉन्टिनेंट में वो कॉन्ट्रास्ट आपका रहेगा, इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट रहेगा, एल्टीट्यूड से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर। जनरली देखो विंड्स इंटीरियर में क्या होती हैं? वीक होती हैं और प्रेसिपिटेशन होता है लो कंपेयर टू द कोस्टल एरियाज। फोर्थ में देखें, हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू द कोस्ट। हमने बात की थी लो रेनफॉल होती है कंपेयर टू द कोस्ट। फॉर एग्जांपल इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट कौन सा है? जैसे सेंट्रल एशिया, वहाँ पे बहुत ही पुअर रेनफॉल होती है। तो तीनों ऑप्शन 2, 3, 4 आपके गलत हो गए। योर आंसर इज फर्स्ट, 1 ओनली इज द राइट आंसर। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। हमने सोलर सिस्टम और रोटेशन, रिवोल्यूशन, रेडिएशन और से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए और साथ साथ हमने उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।